नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो रही है। आज की इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हैं जनवरी 2024 से संबंधित बिहार स्पेशल टॉप सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को लेकर। ये सभी वैसे करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं जनवरी 2024 से संबंधित बिहार के संदर्भ में, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। सम्मिलित सारी जानकारी जहां से प्रश्न अराइज हो सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है, उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। वीडियो के अंत में इसी वीडियो से संबंधित हम आपको एक प्रश्न भी पूछेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ध्यान रखेंगे, बिहार में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। पहले इस वीडियो को आपको देखना है। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा, यहाँ पर सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि पिछले वर्ष का यानी कि 2023 का जो करंट अफेयर्स का हमने जितना भी क्लास लिया है, वो तमाम जो नोट्स है वो इसी पीडीएफ में हमने सम्मिलित कर दिया है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बीपीएससी मेकर ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अब चलते हैं पहले प्रश्न पे। सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि हाल ही में 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? सबसे पहले हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि अररिया। अच्छा, अररिया में एक स्थान है जोगबनी, यही की ये रहने वाली है नसरीन शेख, जो कि एक खो खो खिलाड़ी है। आइए इसके बारे में चीजों को विस्तार से देख लेते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो यहाँ पर है कि 9 जनवरी 2024 को भारत की 15वीं व मौजूदा राष्ट्रपति, अच्छा यहाँ पर देखिए मिस टाइपिंग है, 15वीं व मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। पूरे भारत के संदर्भ में बात हो रही है, यानी कि देश भर से कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है कि जिनमें बिहार के अररिया जिले की खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख, एक्चुअली ये जोगबनी अररिया के रहने वाले, अररिया में एक स्थान है जोगबनी, यहीं के रहने वाले हैं और इस अवार्ड से इन्हें भी सम्मानित किया गया। तो बिहार से अर्जुन पुरस्कार पाने वाले इस वर्ष 2024 में एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो नसरीन शेख। आगे हम यहाँ पर बात करें तो नसरीन शेख को वर्ष 2019 में, या फिर नसरीन शेख ने वर्ष 2019 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। ये एक खो खो खिलाड़ी है, ये ध्यान रखिएगा, आपको भूलना नहीं है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं तो इनसे संबंधित चीजें एग्जाम में अराइज हो सकते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वर्ष 1961 में हुई थी। 1961 वही ईस्वी है जहां से ये भी प्रश्न पूछा गया है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1961 में। तो उसको भी रिलेट करके यहाँ से ध्यान रखना है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अर्जुन पुरस्कार की। 2024 में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि पहला अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया था सलीम दुरानी को दिया गया था। ये क्रिकेट के लिए सलीम दुरानी को पहला अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगर हम महिलाओं में बात करें तो हॉकी खिलाड़ी स्टेफी डिसूजा, ये अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। महिला कैटेगरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कि पहले भारतीय कौन थे या फिर कौन थी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो वो कौन थे? सलीम दुरानी। क्रिकेट के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीजें फिलहाल ध्यान रखिए। आइए हम इसके चार्ट पर नजर डालते हैं। जो 26 खिलाड़ियों को चुना गया है वो आप देख सकते हैं, और जो तस्वीर यहाँ पे हमने लगाया है यही है नसरीन शेख, जो कि अभी हमने आपको बताया। आप यहाँ पर 15वें नंबर पर देख सकते हैं, एक खो खो खिलाड़ी है, जोगबनी अररिया की रहने वाली है। तो तमाम जो खिलाड़ियों का नाम है जिन्हें सम्मानित किया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद शमी को भी आप लोग जानते होंगे, क्रिकेट से, मतलब क्रिकेट खिलाड़ी है, एक गेंदबाज के तौर पर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ पर 7वें नंबर पर आप देख रहे हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कुल चीजें आपके समक्ष है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट जरूर इसका ले लीजिएगा, अन्यथा मैं टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पर आप लोग अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। हालांकि ये तमाम चीजें जो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, डेली करंट अफेयर्स वाले जो क्लास चलती है वहां पर हमने डेली बेसिस पर आपको बताया है। और यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं ये मंथली संग्रह है टॉप सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों का, जो बहुत ज्यादा खबरों में है, जो पूछे जा सकते हैं। अच्छा, बेहतर ये होगा कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो डेली क्लास जो हमारी चलती है आप लोग से फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। ये प्रश्न है कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है?
रिसेंटली ये रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने गरीबी रेखा को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में जो राज्यों का क्रम है, जो सूची में ये दर्शाया गया, उनमें पहले स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट में लिखा है 5.94 करोड़, ये वो संख्या है, वो दर्शाता है इस रिपोर्ट में कि इतने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर अपना बिहार है, जिसमें ये दर्शाया गया है रिपोर्ट में कि बिहार में 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 2.30 करोड़ लोग बाहर आए हैं और ऐसे में आप ध्यान रखेंगे ये तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। अच्छा, आपको मालूम होगा रिसेंटली हमने आपको ये बताया था कि जो जाति जनगणना को लेकर रिपोर्ट जारी हुई 2 अक्टूबर 2023 को, तो वहां पर हमने एक चीज आपको ये बताया था कि बिहार सरकार ने जिन गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है लघु उद्यमी योजना के तहत, आपको ये चीजें बताई गई है पहले भी। तो जो गरीब शब्द का वहां पे प्रयोग किया गया, गरीब परिवार शब्द का प्रयोग किया गया, तो हमने ये आपको बताया था कि बिहार सरकार ने वैसे परिवार को गरीब माना है जिसकी जो मासिक आय है वो 6,000 रुपये से कम है। आपको मालूम होगा कि जिसकी मासिक आय 6,000 रुपया से कम है, बिहार सरकार ने उसे गरीबों की श्रेणी में रखा है। तो इस चीज को भूलिएगा मत, एग्जैक्ट जो डेटा वगैरह है वो चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 साल में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी या फिर कह सकते हैं बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, अर्थात मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उससे बाहर निकले। पिछले 9 साल का ये रिकॉर्ड है या फिर कह सकते हैं रिपोर्ट है जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए, इसमें अगला पॉइंट है कि रिपोर्ट के मुताबिक 2005-6 से 19-21 के बीच बिहार में 44.52% आबादी जो है ये बहुआयामी गरीबी से बाहर आई। यानी कि इस दौरान, यानी कि ये जो अवधि आप देख रहे हैं 2005-6 से लेकर 19-21 के बीच, इस अवधि में जो मतलब ये रिपोर्ट का जो रिसेंटली जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि बिहार में 44.52% जो आबादी है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है। देखिए यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया है, बहुआयामी गरीबी। अब ये सवाल होता है या फिर बनता है कि बहुआयामी गरीबी आखिर क्या होता है। देखिए उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि बहुआयामी गरीबी को 12 सतत विकास लक्ष्यों के संबद्ध संकेतों के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। ये वो पैमाना है जिसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार होता है। चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाता आदि, ये इसका कह सकते हैं एक प्रकार का अंग है जिसके आधार पर ये बहुआयामी गरीबी का आकलन किया जाता है नीति आयोग की तरफ से। अच्छा, नीति आयोग को लेकर हमने कई बार आपको बताया है कि इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2015 को। जो योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था उसी के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग में नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और जिस प्रकार योजना आयोग में जो इसके अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से नीति आयोग में भी जो इसके अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीति आयोग बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। पुनः मैं आपको बता दूं, कई बार हमने बताया आपको, ये चीजें आपको भूलना नहीं है, कई बार यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न अराइज हुए हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे और बात करेंगे एक्सपोर्ट इंडेक्स की। चूंकि अभी हम चर्चा कर रहे थे इस रिपोर्ट की, इस इंडेक्स की, तो ऐसे में कुछ और भी संबंधित चीजें हैं, देख लेते हैं। जैसे कि रिसेंटली एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी हुई थी, ये भी नीति आयोग की तरफ से ही जारी किया गया था। आइए इसको विस्तार से समझते हैं, देखते हैं क्या चीजें बिहार के संदर्भ में हमें याद रखना है। दरअसल नीति आयोग ने हाल ही में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया था जिसमें बिहार का देश भर में ओवरऑल 22वां स्थान रहा। ठीक है, बिहार इस मामले में ओवरऑल अगर देखें निर्यात के मामले में पूरे भारत में 22वें स्थान पर रहा है। अर्थात कहने का सेंस है कि बिहार से भी अब जो निर्यात है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ है, खुलासा हुआ है कि बिहार से जो निर्यात हो रही है, तो कुल निर्यात जो बिहार से हो रही है, पूरे भारत के निर्यात में जो बिहार की भागीदारी रही वो महज 0.52% है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि पूरे बिहार से लगभग कह सकते हैं 0.52% तो निर्यात हो रही है, लेकिन अगर हम जिलों की बात करें, इसमें बिहार का कौन सा जिला आगे है, तो इसमें बिहार का बेगूसराय जिला आगे है इस समय। मौजूदा स्थिति को देखें तो हालांकि इसके अतिरिक्त
जो एक्सपोर्ट इंडेक्स के अन्य पैमाने हैं, जो अलग अलग कैटेगरियां हैं, उसे देख लेते हैं कि इसके अतिरिक्त एक्सपोर्ट इंडेक्स के अन्य पैमानों पर बिजनेस इकोसिस्टम में बिहार को 27वां, निर्यात नीति में 13वां, निर्यात इकोसिस्टम में 25वां, निर्यात परफॉर्मेंस में 29वां और लैंडलॉक स्टेट से होने वाले निर्यात में बिहार को 9वां स्थान मिला है। हालांकि ओवरऑल बिहार को मिला है 22वां स्थान। तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझना है। आइए रिसेंटली जो भी इंडेक्स है बिहार के संदर्भ में जारी हुए हैं या फिर जहां पर बिहार को शामिल किया गया है, बिहार को कौन सा स्थान मिला है, वो चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सूचकांक और बिहार की बात करें तो इसमें अभी हमने आपको बताया एक्सपोर्ट इंडेक्स। तो एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार रहा 22वें स्थान पर, जिलों में बेगूसराय सबसे आगे और बिहार से महज 0.52% अभी इस वक्त निर्यात हो रहा है नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी को लेकर एक रिपोर्ट आया था, इसमें बिहार शीर्ष स्थान पर रहा था और ग्रोथ रेट जो बिहार का बताया गया वो 10.64%। अगला पॉइंट है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे भारत में बिहार शीर्ष स्थान पर है, यानी कि अव्वल है। ई राजस्व अर्जित करने में बिहार इस समय शीर्ष स्थान पर है। और साथ साथ जो नीति आयोग की रिपोर्ट है गरीबी को लेकर, तो यहाँ पर ध्यान रखें राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी हुए थे, इसमें आबादी के हिसाब से जो सबसे गरीब राज्यों की बात करें तो वो बिहार है। दूरसंचार घनत्व के लेकर एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बिहार सबसे पीछे है, दिल्ली इसमें सबसे आगे है। पोषण जागरूकता सूचकांक की बात करें जो रिसेंटली आई थी, इसमें पंजाब सबसे आगे है और बिहार सबसे पीछे है पोषण जागरूकता सूचकांक में। तो ये वो सूचकांक है जहां से एग्जाम में प्रश्न राइज होंगे और आपको ध्यान रखना है इन सारे चीजों पर। और बगल में जो आप देख रहे हैं ये पौधी वृक्ष है और दोनों साइड में आप जो देख रहे हैं ये स्वास्तिक है। तो हमने कई बार आपको बताया कि जब भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिहार का राज्य का चिन्ह क्या है, तो कभी भी सिर्फ आपको ये नहीं बोलना है कि बिहार की जो राज्य का चिन्ह है वो बौद्धि वृक्ष है, बल्कि आपको ये बोलना है कि दो स्वास्तिक के बीच में जब भी बौद्धि वृक्ष हो वो बिहार के राज्य के चिन्ह को इंगित करता है। ध्यान रखेंगे, ये छोटे छोटे यूनिक चीजें एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, आपको ये चीजें भी ध्यान रख लेना चाहिए। तो ये तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस बालक या फिर बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले मैं आपको आंसर बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि मोहम्मद हुसैन। अब आपको यहाँ पर यह बता दूं कि यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब ये कब पूछे गए थे वो मैं आपको बता दूं। दरअसल 2024 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है, बिहार से मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया, यानी कि 2024 में एक बिहारी बालक को सम्मान मिला। जबकि 2023 को लेकर ये ध्यान रखेंगे, 2023 में बिहार से किसी भी बालक या फिर बालिका को यह सम्मान नहीं दिया गया था। जबकि उससे एक वर्ष पूर्व 2022 में बिहार से धीरज नारायण और पल साक्षी, जो विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर सी में आप देख रहे हैं, इन दोनों को सम्मानित किया गया था बिहार से। तो कुल मिला के बात यह है कि यहीं से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये चीजें कई बार पहले रिपीट हो चुका है, तो यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा 19 जनवरी 2024 को हुई थी और यह पुरस्कार असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है, या फिर यूं कहें बालक और बालिकाओं को दिया जाता है। और इस वर्ष 2024 में पूरे भारत से, देश के सभी क्षेत्रों से, यानी कि पूरे भारत से कुल मिला के 19 बच्चों का चयन किया गया है और बिहार से एक है मोहम्मद हुसैन। अगला पॉइंट है कि जिनमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल है, जो कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलके है। ठीक है, ये आप यहाँ पर नोट करेंगे। इस पुरस्कार के लिए बिहार से मोहम्मद हुसैन का चयन किया गया, जो कि कला और संस्कृति के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यानी कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, इस कैटेगरी में उन्हें यह सम्मान मिला है कला और संस्कृति। सिर्फ आप ये नाम ध्यान नहीं रखेंगे कि ये नाम क्या है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कई बार हमने रिसेंटली जो एग्जाम आयोजित हुए हैं, ये देखा है किसी रैंकिंग को लेकर, किसी सूचकांक को लेकर आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर एक प्रश्न हम अराइज करें यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर कि जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है उसमें भारत कौन से स्थान पर है, तो इस तरह की चीजें अब कॉमन हो चुकी है, सभी लोग रट लेते हैं। लेकिन बीपीएससी एग्जाम में अब जिस प्रकार का पैटर्न है, आपसे पूछ लिया जा रहा है कि भारत का स्कोर क्या रहा, कितना पॉइंट मिला, कितना अंक के साथ भारत कितने देशों में कौन से स्थान पर रहा। ये सम्मिलित तौर पर वो सारी पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगी।
कहने का तात्पर्य यही है कि आसान-आसान चीज़ें सभी लोग पढ़ लेते हैं। जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में शिद्दत से लगे हैं और अगर उन्हें बेहतर करना है, तो इसके लिए पागलपन बहुत ज़रूरी है और उसे पाने के लिए आपको जी-तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे अगले पॉइंट की बात करें तो भारत सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस परेड पर अच्छा ये यहाँ पर लिखा गया कि गणतंत्र दिवस परेड पर जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में इन्हें मतलब जो 19 बच्चों का चयन किया गया, तो वहाँ पर इन्हें आमंत्रित किया गया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, फिलहाल ये चीज़ें ध्यान रखें जो हमने आपको यहाँ पर बताया है। चलिए वो कंप्लीट सूची है जिन 19 बच्चों का चयन किया गया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें एक है मोहम्मद हुसैन, जो कि बिहार से यहाँ पर 7वें नंबर पर आप देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। हालाँकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करना है, वहाँ पर चीज़ें आपको विस्तृत तौर पर मिलेंगी। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इसका जो करेक्ट आंसर यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। एक बार पुनः आपको ये चीज मैं दोहरा दूं, ये सारे प्रश्न अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के मौके पर अधिवेशन भवन पटना में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। आपको ये ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और आपको ध्यान ये भी रखना कि इसी अवसर पर 2024 में यहाँ पर पटना में अधिवेशन भवन में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। और तत्कालीन उद्योग मंत्री, अब यहाँ पर हमने तत्कालीन शब्द का प्रयोग क्यों किया इतनी जल्दी, क्योंकि जनवरी तो रिसेंटली गुजरा है ना। लेकिन रिसेंटली 3 फरवरी को बिहार में जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है, तो इसमें जो कह सकते हैं विभागों का जो बंटवारा है वो अलग तरीके से हुआ है। वो भी चीजें हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिए, एक शब्द हमने प्रयोग किया है तत्कालीन उद्योग मंत्री। तो समीर कुमार महासेठ ने अलग अलग 12 क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कृत किया है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिए, कुल मिला के 12 क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहे बिहार के स्टार्टअप को सम्मानित किया गया और इसमें जो पहला पुरस्कार मिला है वो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। आइए यहाँ पर इसे हम डिटेल में देखते हैं। पहला पुरस्कार मिला किन्हें? मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। ये स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा पुरस्कार मिला वेद प्रभा एरो स्पेस लिमिटेड, ये कृषि ड्रोन से संबंधित है। तीसरा पुरस्कार मिला वीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड, ई व्हीकल अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल से ये संबंधित है। तो ओवरऑल जो 3 पुरस्कार मिला है वो इन तीनों को मिला है। अब इसके अतिरिक्त अगर कैटेगरी वाइज हम देखें तो वो भी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, यानी कि विभिन्न वर्गों में ये ओवरऑल जो प्रथम 3 पुरस्कार है इसे दिया गया। तो इसमें पहली कैटेगरी है कृषि। कृषि में एग्रिक्स एग्रोटेक को पहला पुरस्कार मिला, यानी कि इसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्गों में। अगला वर्ग है सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें गोद्रिका डिजिटल लेबर प्राइवेट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। ई कॉमर्स में फ्लोशिप को सम्मानित किया गया। अगला है ई व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिव को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि महिला वर्ग में बेस्ट महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का जो पुरस्कार मिला है ये ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को मिला, जिसके संस्थापक आस्था सिंह ने यह पुरस्कार हासिल किया, यानी कि प्राप्त किया। तो ये चीजें विभिन्न वर्गों को भी लेकर आपको उतना ही ध्यान रखना है जितना आप ये टॉप 3 को रखेंगे याद। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण सूचकांक की वही वाली स्लाइड है जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे। आप लोग चाहें तो पुनः से इसे देख लीजिए, अन्यथा हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको इस वीडियो में कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन जितने भी प्रश्न यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है वो सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में अराइज हो सकते हैं यहाँ से प्रश्न। ठीक है, तो इसी कड़ी में हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताएं कि बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है। नवीनतम डेटा जो रिसेंटली जारी हुआ उसके आधार पर यह प्रश्न बना है और उसी आधार पर यहाँ पे हमने आपके सामने इस प्रश्न को रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह विकल्प नंबर सी, यानी कि 7.64 करोड़। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होना तय है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने वोटर्स की एक फाइनल सूची जारी की है और जिसके मुताबिक यानी कि जिसके अनुसार बिहार में मतदाताओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। कई चीजें यहाँ पर एक डेटा के रूप में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पिछले साल के मुकाबले बिहार में 12,09,347 वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि? तो 12,09,347 वोटर्स की संख्या में वृद्धि दर्ज किया गया। अब इस तरह से बिहार में अब कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो हो गई 7,64,33,329।
जो नवीनतम डेटा है जो जारी किया गया उसके आधार पर, और इसमें जो शामिल 18 से 19 साल के नए युवा वोटर है, इसकी संख्या 7,79,360। और ये स्वाभाविक बात है कि जब नए वोटर बढ़ेंगे तो 18 से 19 साल के ही मतलब इसी अवधि के ज्यादातर वोटर होंगे, क्योंकि नए नए वोटर आईडी में उनका नाम चढ़ता है, तो ऐसे में ये भी डेटा आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट में एक अहम खुलासा ये भी किया गया कि इसके अतिरिक्त बिहार में वोटर्स के लिंगानुपात में 2% का यानी कि 2% का इजाफा हुआ है। आइए यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया है, वोटर्स का लिंगानुपात। ऐसे तो जनरली हमने कई बार आपको बताया, आप लोग जानते भी होंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाता है। तो उसी आधार पर आपको ध्यान रखना है, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिला वोटर है वही उसका कहलाता है वोटर्स का लिंगानुपात। तो इस रिपोर्ट में जो ये जिक्र किया गया कि 2% का इसमें इजाफा हुआ है, तो इस आधार पर ये ध्यान रखेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले अब महिला जो वोटरों की संख्या है बिहार में ये बढ़कर हो गई है 909। प्रति 1000 पुरुषों पर महिला वोटर अब बिहार में 909 है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए लोकसभा चुनाव की हमने बात किया है, तो लोकसभा की जो बिहार में सीटें हैं वो है 40 निर्धारित, और राज्यसभा की जो निर्धारित सीटें बिहार में वो कितनी है, तो वो है 16। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो बिहार से रिलेटेड चीजों की हम बात कर रहे हैं, बिहार से संबंधित चीजों को देख रहे हैं, तो ऐसे में बेसिक सी जानकारी मैं 1 मिनट में फटाफट आपको बता देता हूँ। आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन रिवीजन पर्पज से पुनः देख लीजिए, कुछ चीजें इसमें अपडेट हुई उसका भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिहार की जो चौहद्दी है, उत्तर में क्या है, तो नेपाल है। मेरे साथ दोहराइए, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और बिहार की चौहद्दी में आपको ये ध्यान रखना है कि जब अगर हम बात करें अंतिम बंटवारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो संपूर्ण भूभाग का 46% राज्य मतलब जो क्षेत्रफल था उसके साथ झारखंड राज्य गठित हुआ, और बिहार के क्षेत्रफल में जो भूभाग रहा ये रहा था 54%। कितना, तो ये रहा था 54%। ये झारखंड के क्षेत्र में रहा था 46%। तो ये चीजें यहां से समझिएगा। अच्छा, अब यहां पर सवाल आता है बिहार का। बिहार की स्थापना कब हुई थी, एग्जैक्ट जो डेट हम लोग जानते हैं कि अपना बिहार किस वर्ष अपने मतलब अस्तित्व में आया है, उसका क्या स्थापना वर्ष है, तो वो वर्ष है 1912। दरअसल 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग होकर अपना बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और आपको ये बता दूं कि 2023 में जो बिहार स्थापना दिवस मनाया गया है वो 111वां स्थापना दिवस था। कौन सा, तो 111वां स्थापना दिवस, जिसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और 2024 में इस वर्ष जो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा वो होगा 112वां स्थापना दिवस बिहार का। तो इतनी चीजें फिलहाल जो बेसिक से हैं वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर राज्य के चिन्ह को लेकर कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें राजधानी, तो राजधानी पटना है, राज्यपाल है वर्तमान राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्य का पक्षी है गौरैया। देखिए राज्य का पक्षी गौरैया की बात करें तो आपको मालूम है कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 2023 में जो मनाया गया उसका थीम था आई लव स्पैरो। राज्य के पशु है बिहार के बैल, राज्य का वृक्ष है पीपल, राज्य का फूल है गेंदा, राज्य का खेल है कबड्डी। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की जनसंख्या घनत्व है। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर अर्थात किलोमीटर स्क्वायर। उसके अतिरिक्त हम बात करें राज्य भाषा की, तो बिहार की प्रथम राज्य भाषा हिंदी और द्वितीय राज्य भाषा उर्दू है। तो ये चीजें बेसिक से आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त एक और भी इंपॉर्टेंट है, बिहार की राजकीय मछली क्या है, तो राजकीय मछली है देसी मांगुर, जो कि 2008 में बिहार सरकार ने मांगुर मछली को राजकीय मछली घोषित किया था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैप से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बने हैं रिसेंटली पटना को लेकर, कि पटना जो जिला है अन्य कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो कुल मिला के 9 जिले हैं जिसके साथ पटना अपनी सीमा को साझा करता है। और एक स्थान जो आप देख रहे हैं बक्सर, बिहार में एक जिला है बक्सर, बक्सर में एक स्थान है चौसा, जहां से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है, और गंगा नदी बिहार के क्षेत्र को कटिहार जिले में एक स्थान है मनिहारी, वहां पर इसे छोड़ देती है। बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है
आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। हालांकि दूसरे की जो घोषणा हुई है वो कैमूर में हुई, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्तमान में एक ही टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर, तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। और 1 नवंबर 2022 को यहाँ से टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है। आप लोग जाइए, इसका आनंद अवश्य लीजिए। तो ये पांचवा प्रश्न है कि भारत सरकार ने निम्न में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया है। इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और आपको मैं बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर जो कि अभी हाल ही में खबरों में है, तो इनसे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न अराइज होंगे। उनमें एक इंपॉर्टेंट यह भी होगा बिहार में शराबबंदी। इन्हीं के कार्यकाल में 1970 के आसपास से शराबबंदी कानून लागू हुआ था बिहार में पहली बार था जब बिहार में शराबबंदी लागू हुआ। हालांकि वो लंबे समय तक नहीं चल पाया था, 2 वर्ष पश्चात ही उस कानून को भंग कर दिया गया। आइए इसको लेकर चीजें देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जननायक कर्पूरी ठाकुर। आपको बता दूं, उनकी लोकप्रियता के कारण, उनकी प्रसिद्धि के कारण, उनकी जन सेवा के कारण उन्हें लोग जननायक कहकर संबोधित करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार के पहले मुख्यमंत्री की, श्री कृष्ण सिंह की, तो उन्हें लोग प्यार से बिहार केसरी कहकर संबोधित करते थे। सेम उसी प्रकार जो जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता था। और उसी प्रकार यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी को भी उनकी जन सेवा के कारण, उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जन नायक कहकर संबोधित किया गया। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितौंझिया ग्राम में हुआ था, या फिर पितौंझिया गांव में हुआ था। गांव भी कई बार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पहले भी अराइज हुए हैं। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद का जो ग्राम है वो कौन सा है, वो है जीरादई, जिसे कि महात्मा गांधी ने अपने शब्द में तीर्थ स्थल कहा था। राजकुमार शुक्ल जो कि किसान नेता थे चंपारण के, उनका जो गांव का नाम था वो था मुरली भरहवा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में प्रश्न अराइज हो चुके हैं। आइए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस पितौंझिया गांव की। तो पितौंझिया गांव को अब कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। और उनका जन्म जो हुआ था इसी ग्राम में नाई परिवार में हुआ था, और एक बेहद गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। और उन्होंने बिहार की जो स्थिति है वो बदलने में पूरा जीवन जो है वो अपना न्योछावर कर दिया। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि उनसे ज्यादा ईमानदार नेता आज तक भारत में पैदा नहीं हुआ, आज तक बिहार में पैदा नहीं हुआ। ईमानदारी की एक बहुत बड़ा मिसाल थे, जिन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई। अच्छा, एक चीज आप लोग यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेंगे, अगर भारत रत्न क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो ये 49वां भारत रत्न है जो कि इन्हें दिया गया है। क्रम में ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में 24 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जयंती मनाई गई है, जिस वजह से ये खबरों में भी रहा है। हालांकि भारत रत्न जो इन्हें दिया गया है, इसका जो पूरा क्रेडिट है वो भाजपा अपने नाम ले गई। एक बात ये भी आपको बता दूं कर्पूरी ठाकुर के बारे में, कर्पूरी ठाकुर जो है, अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं, उसी प्रकार से बिहार की राजनीति में जो 2 नाम है, नीतीश कुमार और लालू यादव, ये दोनों के राजनीतिक गुरु कहे जाते थे कर्पूरी ठाकुर। तो ये चीजें भी आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है कि अभी हाल में जो इनकी 100वीं जयंती मनाई गई, इस अवसर पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया था, या फिर निर्णय किया था। और इन्हें 49वां भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से 1970 में, और फिर 1977 में जनता पार्टी से। 1970 में जब मुख्यमंत्री बने थे उसी समय इन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू किया था, और 2 वर्ष पश्चात ही ये भंग हो गया था। ये चीजें ध्यान रखना है। कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था, और उस समय उनकी जो आयु थी वो 64 वर्ष की थी। अर्थात 64 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। अच्छा, वही चीज जो हम राजनीतिक गुरु की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने दर्शाया है कि उन्हें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। ये सभी इनके चेले चपाटे थे। और इसके बाद से इन चारों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई बिहार के राजनीति में, और अपने क्षेत्र में इन्होंने भरपूर योगदान दिया है। वो चीजें आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे। ठीक है, फिलहाल हम इस पे डिबेट नहीं करेंगे, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले जो हम बात कर रहे थे भारत रत्न की, आइए हम इसे विस्तार से देखते हैं। इस वर्ष जो पुरस्कार दिए गए हैं, एक तो भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को। लेकिन इसके अतिरिक्त जो पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा होती है गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या, यानी कि 1 दिन पहले, तो कुल मिला के पूरे भारत से 132 हस्तियों को ये सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई थी।
कितने? तो 132। अब 132 में से जो सम्मान मिला है वो कौन कौन सा कैटेगरी है? तो पद्मश्री से 110 को सम्मानित करने की घोषणा हुई थी। कितने? तो 110। पद्म विभूषण से 5 को और साथ साथ 17 को पद्म भूषण से, कुल मिला के 132 हस्तियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई थी। देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो बिहार को सम्मान मिला है वो कौन कौन सा मिला है। तो इस बार जो पुरस्कार दिया गया उनमें आप ध्यान रखेंगे सामाजिक कार्य या फिर जन सेवा के लिए भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। अच्छा, हम यहाँ पर भारत रत्न की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो ध्यान रखेंगे। हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यानी कि हम पद्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं, इन तीनों पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार से बिंदेश्वर पाठक को सम्मानित किया गया, जो कि सामाजिक कार्य के लिए उन्हें दिया गया। जो कि बिंदेश्वर पाठक के बारे में ध्यान रखेंगे, रिसेंटली 2023 में उनका निधन हुआ था। सुलभ इंटरनेशनल के वे संस्थापक थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, वैशाली के रहने वाले थे। बहुत ज्यादा खबरों में है तो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को पद्म भूषण दिया गया, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। और पद्मश्री की बात करें तो बिहार को 4 पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इन 4 पद्मश्री पुरस्कार में सबसे पहला है अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए। सिर्फ आप नाम ध्यान नहीं रखेंगे, बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे आप। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन्हें किस लिए यह सम्मान दिया जा रहा है, तो टिकुली कला के लिए। दूसरा जो पुरस्कार मिला ये सुरेंद्र कुमार को मिला, जो कि साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए दिया गया। तीसरा पुरस्कार किन्हें मिला? तो राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन एक कला शैली है इसके लिए। जबकि चौथा जो पुरस्कार मिला वो संयुक्त तौर पर पति पत्नी शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को मधुबनी या फिर मिथिला पेंटिंग में गोदना शैली, ये जो कला है इसके लिए दिया गया। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो बिहार को 4 पद्मश्री मिला, यानी कि इसमें 5 लोग भले ही शामिल है लेकिन पुरस्कार मिला 4 ही। और इसके अतिरिक्त एक पद्म भूषण और पद्म भूषण और भारत रत्न प्लस इसमें 3 हो गया। तो कुल मिला के 7 पुरस्कार मिला। अगर हम बात करें सिर्फ पद्म अवार्ड की, पद्म पुरस्कार की, तो 6 पद्म पुरस्कार बिहार को मिला है इस बार। अच्छा, यहां से आपके एग्जाम में अभी रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीएससी ट्री वाले में। ठीक है, आइए मैं वो चीजें आपको बता दूं कहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये 3 नाम जो आपको दिख रहा है, सुभद्रा देवी कला के लिए, श्री आनंद कुमार जो कि सुपर 30 के संचालक है शिक्षा के लिए, श्री कपिल देव प्रसाद कला के लिए, और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बना था। ठीक है, सुभद्रा देवी से संबंधित पेपर मेसी कला के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। और 1961 में बिहार के पहले शख्स थे अमाल शाह, जिन्हें की पद्मश्री पुरस्कार मिला था सामाजिक कार्य के लिए। अब तक 82 बिहारियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हर बार पद्मश्री पुरस्कार की जो घोषणा होती है वो ज्यादा होती है, तो ये भी नोट यहाँ पर करने योग्य है। ये हमारा छठा प्रश्न है कि राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है यह विकल्प नंबर सी, यानी कि 1250 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी हाल ही में दी गई है। आइए इसको समझते हैं कि राज्य में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने एक प्रारंभिक रणनीति तैयार की है। और इसके तहत उद्योग विभाग ने गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए तत्काल 1250 करोड़ रुपए स्वीकृत करे हैं, जिसमें कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया था। ये चीजें निकलकर यहाँ से सामने आती है। अच्छा, अभी जो हमने आपको जानकारी दिया था जाति आधारित जनगणना को लेकर, ये आप ध्यान रखेंगे, यहीं पर ये गरीब परिवारों की चर्चा हुई थी। अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो भी राशि का जो आवंटन हुआ आपको इस बारे में बता दूं। यह राशि बिहार लघु उद्यमी योजना, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। तो ये जो राशि आवंटित हुआ है 1250 करोड़ रुपए, इसी योजना के तहत, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ये खर्च की जाएगी, जो कि बिहार में बेरोजगारी दर में कमी लाने के मकसद से शुरू की गई है। खास करके यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में ये घोषणा भी किया था एक्चुअली, कि बिहार में जितने भी गरीब परिवार हैं सभी को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे उद्यम स्थापित करने के लिए। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रख लेना है। आइए बात करते हैं जाति जनगणना के बारे में। इसको लेकर हमने जानकारी दिया था कि इसका रिपोर्ट जारी हुआ था 2 अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक किया गया था। आइए इसको लेकर ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि जाति जनगणना के आधार पर बिहार में जो परिवारों की संख्या है वो है 2,76,68,930। 2,76,68,930 बिहार में गरीब परिवारों की संख्या है, जिनमें की 94,33,312, तकरीबन 34.14% से अधिक परिवार जो है यहाँ पर ये आर्थिक रूप से गरीब है। एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया, आर्थिक रूप से गरीब।
तो बिहार सरकार ने उसे गरीब माना है जिस परिवार की जो मासिक आय है वो 6,000 रुपये से कम है। और नीतीश कुमार ने यह घोषणा किया था कि प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी ताकि उनकी स्थिति बेहतर हो सके। लेकिन उन्हें यह राशि दिया जाएगा लघु उद्यमी योजना के तहत, जो कि उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि इस वर्ष 2024 में जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इस अवसर पर गांधी मैदान पटना में जो झांकी निकाली गई, इन झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सबसे पहले तो आप लोग यही ध्यान रखेंगे कि 2024 में हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है और जो गांधी मैदान पटना में जो झांकी निकाली गई, इसकी कुल संख्या थी 14। कुल 14 विभागों की झांकी यहाँ पर प्रस्तुत की गई। कितना? तो 14। और इन 14 विभागों में पहला पुरस्कार मिला नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को। अतः विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको इनसे संबंधित जानकारी दे दूं कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कुल 14 झांकियों का प्रदर्शन किया गया और 20 सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट भी किया। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इस दौरान सबसे बेहतर झांकी के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को पुरस्कृत किया गया, अर्थात पहला जो पुरस्कार मिला वो नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया गया। इसके बाद जो अन्य 2 पुरस्कार हैं, आप ध्यान रखेंगे, दूसरे स्थान पर खेल प्राधिकरण रहा, यानी कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को दूसरा पुरस्कार मिला और तीसरा पुरस्कार जो दिया गया ये संयुक्त तौर पर विधि विभाग और कृषि विभाग की झांकी को दिया गया। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं खेल प्राधिकरण की, तो इसको लेकर एक जानकारी हमने दिया था कि 25 मार्च 2023 को खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता मिली थी। अच्छा, ऐसा मान्यता आपको ये ध्यान रखना है, जो मान्यता मिली थी, तो बिहार में खेल और खिलाड़ियों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणा लेने के लिए अब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। 25 मार्च 2023 को ऐसी मान्यता मिली थी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को। अच्छा, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो मौजूदा महानिदेशक हैं ये हैं रविंद्रन शंकरन। आइए अब यहाँ पर हम आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में जो हम चर्चा कर रहे थे प्रथम 3 पुरस्कारों की, तो यहाँ पर आप ये कंप्लीट सूची देख सकते हैं। पहला देखिए, कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि कुल 14 झांकियां निकाली गई अलग अलग विभागों की। तो पहला पुरस्कार मिला नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को और ये झांकी आधारित थी कबाड़ से कमाल थीम पर। दूसरा पुरस्कार मिला बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को। ये झांकी बिहार सरकार की एक योजना पर आधारित थी, मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये झांकी का थीम था, इसी पर यह आधारित था। तीसरा पुरस्कार संयुक्त तौर पर विधि विभाग पटना और कृषि निदेशालय अर्थात कृषि विभाग को दिया गया। तो ये दोनों की झांकी जो आधारित थी किस थीम पर थी, तो क्रमशः लोक अदालत एवं निशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता और साथ ही साथ कृषि उन्नति का आधार, ये 2 थीम पर ये आधारित थी। तो ये चीजें ध्यान रखिए। जितना इंपॉर्टेंट ये प्रथम 3 पुरस्कार है उतना ही इंपॉर्टेंट और भी है। यहां से इस प्रकार से प्रश्न अराइज होंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझे कि पर्यटन विभाग की जो झांकी निकली वो किस थीम पर आधारित थी, तो इको टूरिज्म या एडवेंचर स्पोर्ट्स इस थीम पर आधारित थी। या फिर जल संसाधन विभाग की जो झांकी निकली ये किस थीम पर थी, तो गयाजी डैम। तो इस प्रकार से ये 14 का जो नाम है, मतलब जो विभाग है और जो थीम है वो आपको रट लेना है। अभी हम बात कर रहे थे 75वें गणतंत्र दिवस की। 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो राजपथ पर जो कह सकते हैं परेड हुआ, वहां पर जो मुख्य अतिथि शामिल हुए, तो इस राष्ट्रीय परेड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, ये शख्स हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो कि 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में भारत के मुख्य अतिथि थे। ये कंप्लीट सूची हमने दर्शा दिया है। इससे पहले पिछले साल जो थे ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। इससे पहले 2 वर्ष अगर हम बात करें 2021 और 22 की, तो कोई मुख्य अतिथि नहीं थे, वजह था कोरोना संक्रमण। 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे मुख्य अतिथि। 2019 में, इससे 1 वर्ष पूर्व, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा मुख्य अतिथि थे। अच्छा, मुख्य अतिथि की बात हो ही रही है तो लगे हाथों हम ये भी जान लेते हैं कि पहले मुख्य अतिथि कौन थे। तो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्नो, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड समारोह के पहले मुख्य अतिथि थे। अच्छा, उस समय जो कह सकते हैं परेड था वो राजपथ पर नहीं होता था, मतलब कहीं और होता था। राजपथ पर जो पहली परेड थी वो 1955 में आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया था। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली जो राजपथ है उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, यानी कि आप ये ध्यान रखेंगे किंग्स वे को अब कर्तव्य पथ कहा जा रहा है, अर्थात कर्तव्य पथ को ही पहले राजपथ अर्थात किंग्स वे कहा जाता था। ठीक है,
आपको मैंने हर तरह से बता दिया। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगे कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का हम टारगेट आपको दे रहे हैं 1000 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सहपाठियों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच पाए, जिससे हमारे चैनल की जो रीच है वो अधिक हो सके। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोगों को अगर पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर इसे शेयर करेंगे। कोई कमी रह गई तो कमेंट बॉक्स में जाके वो भी आप बेझिझक लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ कमी है, इसको सुधार कीजिए तो और भी बेहतर होगा। हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतर मिले और जो भी मिले ऑथेंटिक मिले, जहाँ से आपकी हेल्प हो। बाकी आप लोग बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर अगला 8वां प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों व कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर है कुल मिला के जो सम्मान मिला है वो 25 बिहार पुलिस कर्मियों या फिर अधिकारियों को सम्मान मिला है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का हो जाएगा सी। आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पूरे भारत से पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस साथ ही साथ सुधार सेवा के कुल 11 से 32 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया। 2024 में कुल मिला के 1132 कह सकते हैं पुलिस कर्मियों या फिर पदाधिकारियों मिला के संयुक्त तौर पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो कुल 1132 सम्मान दिया गया पूरे भारत से। आइए इसे बिहार के संदर्भ में समझते हैं कि जिनमें बिहार पुलिस के 25 पदाधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखेंगे कितने, तो 25। अगला पॉइंट है, इनमें कुछ कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज चीजों को देख लेते हैं। तो 6 को इसमें वीरता के लिए पुलिस पदक अर्थात गैलेंट्री मेडल मिला, 2 अफसर को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और साथ साथ 17 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये यहाँ पर कैटेगरी है जो कि आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न अराइज हो सकते हैं। देखिए पिछले साल 2023 में जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस समय यहाँ पर भारत सरकार द्वारा बिहार को 19 पदक दिया गया था। इस बार 2024 में 2023 के मुकाबले अधिक दिया गया है, इस बार है 25। देखिए यहाँ पर वो नाम हमने दर्शा दिया है जिन अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। अभी हम चर्चा कर रहे थे गैलेंट्री अवार्ड से, गैलेंट्री मेडल से 6 को सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं और साथ साथ हम बात कर रहे थे विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया 2 को सम्मानित किया गया, जो हमने यहाँ पर लिखा भी था। 2 अफसर को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया गया और साथ ही साथ अगला हमारा कैटेगरी है सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे 17 को सम्मानित किया गया। अभी हम आपको बता रहे थे कहां पर, तो यहाँ पर देखिए 17 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीट वो सूची है, प्रश्न अराइज हो सकते हैं। हालांकि ये नाम नहीं पूछा जाएगा आपको, लेकिन संभवतः आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कितने लोगों को किस मतलब कितने अधिकारियों को कौन सा सम्मान मिला है। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग या फिर इस कला का विश्व पितामह कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कट गया है, तो विश्व पितामह कहा जाता है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। इस प्रश्न को एक अलग तरीके से थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा अलग हमने लिखा है, भीष्म पितामह कहा जाता है। उनका नाम क्या है जिन्हें अभी हाल ही में उस कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए आपको बता दूं, इसमें जो विकल्प दिए गए विकल्पों के आधार पर करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि अशोक कुमार विश्वास। टिकुली पेंटिंग या फिर इस कला के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। देखिए अभी हमने आपको ये तमाम जानकारियां दी थी, वही चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है। मुझे नहीं लगता कि ये फिर से बताने की आवश्यकता है। एक नया चीज यहाँ पर आपको बता दूं कि पिछली बार जो भारत रत्न दिया गया था, वो चर्चा हमने किया है कि 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख, जो कि मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका मरणोपरांत, और लोक कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पिछली बार कब, 2019 में। रिसेंटली इन्हें सम्मानित किया गया कर्पूरी ठाकुर को। और भी कई नाम की घोषणा हुई, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, और भी कई नाम है जो कि रिसेंटली घोषित हुए हैं जिन्हें की सम्मानित किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को 50वां भारत रत्न मिलेगा जो घोषणा हुई है, उसके आधार पर लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के तीसरे नेता होंगे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अब तक 7 नहीं बल्कि 8 भारत रत्न दे चुकी है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये तमाम जानकारी अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको दिए थे। स्किप करते हैं, चलते हैं आगे। ये प्रश्न है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक निम्न में से कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया मरणोपरांत? तो करेक्ट आंसर होगा बिंदेश्वर पाठक।
ये भी जानकारी हम आपको दिए थे एक्सप्लेनेशन में, प्रश्न के रूप में अलग से हम यहाँ पर शामिल किए हैं ताकि हम यहाँ पर सुलभ इंटरनेशनल के बारे में चर्चा कर सकें। और भी कई पुरस्कार इन्हें मिले हैं, तो इस लिहाज से प्रश्न को यहाँ पर हमने शामिल किया है। दरअसल सुलभ इंटरनेशनल एक हॉट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न अराइज हो सकता है, ऐसी संभावना है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि आप ध्यान रखेंगे ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। अब यहाँ पे देखिए आगे हम बढ़ेंगे, अगर हम बात करें इनके जन्म की तो बिहार के वैशाली जिले में 2 अप्रैल 1943 को आजादी से पूर्व ही इनका जन्म हुआ था और 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने स्थापना भी किया था। और रिसेंटली हमने जानकारी दिया था 2023 में कि उन्हें निक्की एशिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये पुरस्कार आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर महान शख्सियतों में बात करें तो प्रधानमंत्री, एक्चुअली पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्फोसिस के चेयरमैन एनआर नारायण मूर्ति भी यह पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं, तो इस लिहाज से यह पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि उन्हें वर्ष 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी जो हम बात कर रहे थे एक्चुअली में ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, और उन्हें इससे पूर्व पद्म भूषण जो कि तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, इससे 1991 में सम्मानित किया गया था। और इसमें एक पॉइंट ये है कि 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। इस पॉइंट को एकदम हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए रिसेंटली इनका निधन हुआ था 15 अगस्त 2023 को 80 वर्ष की आयु में। लंबे समय से ये कह सकते हैं बीमार चल रहे थे, एम्स दिल्ली में उनका निधन हुआ। तो और भी कई प्रकार की चीजें हो सकती इनसे संबंधित जहां से एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं। अभी हमने जो जानकारी दिया था पद्म विभूषण के बारे में, यहाँ पर इस वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं सामाजिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देखिए कई सारे लोग यहाँ पर 2 से 4% या फिर संभवतः इससे अधिक भी ऐसे लोग होंगे, ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि इस चीज को हल्के में ले लेते हैं और जब एग्जाम में मान लीजिए ये प्रश्न आ गया तो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। लगभग मुझे लगता है कि लगभग को याद होगा ही, लेकिन कुछ चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। प्रश्न का आंसर पहले देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अच्छा, वहीं पर अगर हम आपसे पूछ लें कि ये बिहार के कौन से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो 22वें मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर देखिए 28 जनवरी 2024 को जो शपथ ग्रहण किया है और इस आधार पर देखें तो भाजपा के साथ इन्होंने गठबंधन किया है और कुल मिलाकर 9वीं बार ये बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। देखिए सरकार किन्हीं की हो, गठबंधन किन्हीं की हो, मतलब जो पार्टियां मिलकर करती है उनमें मुख्यमंत्री बनना जो तय है, जो निर्धारित है, मतलब किस प्रकार की राजनीति है समझ में नहीं आता है। वो हर बार चाहे वो पलटू, एक नाम जो इन्हें मिला है पलटू चाचा का, हालांकि हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मैं किसी पार्टी को लेकर मैंने कभी कुछ बोला भी नहीं है कि मैं इसका समर्थक हूँ, मैं उसका समर्थक हूँ, बल्कि जो मतलब करंट सिनेरियो है उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना बार दल बदल करके मतलब कि राजनीति को पूरा उथल पुथल कर देना। ठीक है, तो कुछ दिन पहले हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री कोई और बने हैं चंद्रशेखर प्रसाद के स्थान पर। चंद्रशेखर प्रसाद को जो शिक्षा मंत्री थे उन्हें गन्ना उद्योग का कार्यभार दिया गया था। बेचारा मुश्किल से 3 से 4 दिन भी बिहार के शिक्षा मंत्री नहीं रहे। ठीक है, मतलब सप्ताह भी नहीं लगा कि मंत्रिमंडल ही पूरा भंग हो गया और फिर से 3 फरवरी को ये गठित हुआ। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, ये पलटू चाचा इन्हें ऐसे नाम नहीं मिला है। अब देखिए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, मुख्यमंत्री पद की। अब यहाँ पर देखिए इन सब के अतिरिक्त जो 2 शख्स यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आपको मैं बता दूं ये दोनों बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। आई थिंक सभी लोग जान चुके होंगे, इस खबर से वाकिफ हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी जानकारी पर्पज से ध्यान रखेंगे कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बिहार के। अच्छा, विजय सिन्हा को आप लोग जानते होंगे, मैंने जानकारी कई बार आपको दिया था जब बिहार के ये स्पीकर थे। हालांकि वर्तमान में बिहार विधानसभा के जो स्पीकर हैं ये अवध बिहारी चौधरी हैं, हालांकि वो बहुत जल्द ही सेवामुक्त होने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ 3 फरवरी 2024 को, इसमें कंप्लीट वो सूची है। अगर आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि बिहार के गृह मंत्री कौन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के गृह मंत्री कौन है, तो वो है नीतीश कुमार, क्योंकि यहाँ पर हमने वो चीजें आपको दर्शा दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप स्कूल में टीचर हैं, कई बार मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो आप लोग देखते होंगे कि धरले से कोई रिपोर्टर, मतलब रिपोर्टर नहीं बोल सकते, यूट्यूबर बोलिए, कि वो जाते हैं स्कूल में
और सवाल पूछ लेते हैं बिहार के गृह मंत्री कौन है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। एक छोटा सा सवाल किसी शिक्षक की प्रतिष्ठा का मतलब कह सकते हैं वो 1 सेकंड में मूल्यांकन कर देता है। ये भी बहुत खराब बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मंत्रिमंडल भंग होता है, कई बार नया-नया बनता है, कई बार याद नहीं होता। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक शिक्षक की गरिमा है, शिक्षक की मर्यादा है और शिक्षक का एक बड़ा पद है। आप शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको ये जानना अति आवश्यक हो जाता है। भले ही पूरा ना हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो विभाग इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में आपको भी जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ से बातें कर रहा हूँ, तो ये चीज़ समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम आते हैं चीज़ों पर। तो नीतीश कुमार के अंतर्गत जो विभाग हैं, इनमें आप ध्यान रखेंगे गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और वे अन्य सभी विभाग जो कि किसी को या फिर किन्हीं को आवंटित नहीं हुए हैं, जिनमें कोई मंत्री नहीं है, वो सभी विभाग जो अंदर में है, वो नीतीश कुमार के अंदर है। इसके अतिरिक्त जो अन्य 2 नाम हमने आपको बतलाया, एक तो सम्राट चौधरी जो कि सम्राट चौधरी और उसके बाद विजय कुमार सिन्हा जो कि दोनों बिहार के उप मुख्यमंत्री। तो इसको लेकर थोड़ा मैं यहाँ पे फास्ट में आपको बता दूं कि वाणिज्य कर विभाग, वित्त विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, विधि विभाग, पंचायती राज विभाग, साथ ही साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ये सभी विभाग जो है ये सम्राट चौधरी के अंतर्गत है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि बिहार के नए वित्त मंत्री कौन है, तो कौन है? सम्राट चौधरी है। चलिए अगला है, यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है कि पथ निर्माण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, खान और भूतत्व विभाग, कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, कला संस्कृति और युवा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ये सभी विभागों की जिम्मेदारी ये विजय कुमार सिन्हा के नाम है, जो आप यहाँ पर इन्हें देख रहे हैं। यह है सम्राट चौधरी और यह है पलटू चाचा। चलिए अब यहाँ पर इन सबके अतिरिक्त जो अन्य विभाग है उसकी हम बात कर लेते हैं। विजय चौधरी को कौन सा विभाग मिला? तो संसदीय कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, परिवहन विभाग, भवन निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, साथ साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि बिहार के जो अब नए शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? तो वो है विजय चौधरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग की जो जिम्मेदारी है इन्हें सौंपी गई है। विजेंद्र यादव, इन्हें मिला है ऊर्जा विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, योजना का विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। श्रवण कुमार को समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। प्रेम कुमार को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और उसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग। और साथ साथ एक इसमें कुछ और भी है, आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यटन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। मैं बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, इतना सारा विभाग है। अगला है नाम संतोष कुमार सुमन जो कि जीतन राम मांझी के सुपुत्र हैं। इन्हें सूचना प्रावैधिकी विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का कार्यभार सौंपा गया। निर्दलीय में है सुमित कुमार जिन्हें की विज्ञान प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। देखिए ये आपको बोर लग रहा होगा, बोरिंग सा फील हो रहा होगा, लेकिन जो नया मंत्रिमंडल गठित होता है वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खास करके जो अभी आपकी सक्षमता परीक्षा आयोजित होना है, इस दृष्टिकोण से इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। किसी भी रूप में प्रश्न वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। मैं सिर्फ सक्षमता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य सभी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न राइज होंगे। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के 1500 मीटर दौड़ में बिहार की बेटी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। किस बेटी ने? देखिए यहाँ पर एक्चुअली वही पूछा गया है, तो उनका नाम क्या है? तो दुर्गा सिंह, जो कि आप ध्यान रखेंगे विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि गोपालगंज की रहने वाली है। आपको बता दूं कि खेलो इंडिया प्रतियोगिता का जो छठा संस्करण है इसका आयोजन तमिलनाडु में 19 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक किया गया। इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में 1500 मीटर की दौड़ में बिहार की दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। और इसी वर्ग में 1500 मीटर दौड़ में अगर हम बात करें पुरुष वर्ग में जो खिताब मिला यानी कि जो स्वर्ण पदक मिला है, उत्तराखंड के राहुल सर नालिया ने अपने नाम किया है। तो पुरुष और महिला वर्ग दोनों यहाँ से ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस प्रतियोगिता को लेकर हमने जानकारी डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में और भी विस्तार पूर्वक दिया था, वो ध्यान रखिएगा। खेल की बात हो रही तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को लेकर अभी हम चर्चा कर रहे थे। 25 मार्च 2023 को एक कानूनी मान्यता मिली थी और वर्तमान में इसके जो महासचिव है यह रविंद्रन शंकरन है। और खेल प्राधिकरण को ही 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में जो झांकियां निकाली गई दूसरा पुरस्कार मिला था, ये यहाँ पर हमने दर्शा भी दिया है। ये कौन से थीम पर आधारित था? तो मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित था। प्रथम पुरस्कार मिला नगर विकास एवं आवास विभाग को, द्वितीय पुरस्कार खेल प्राधिकरण को, तृतीय कृषि विभाग और क्रमशः विधि विभाग दोनों को संयुक्त तौर पर दिया गया।
यहाँ पर वो कंप्लीट चार्ट है, देख सकते हैं 14 विभागों की झांकी निकाली गई थी गांधी मैदान पटना में, और ये रही झांकी कृषि विभाग की। चलिए तीसरा नंबर के 13वां प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे नाम दिया जाएगा या फिर दिया गया है स्टेच्यू ऑफ विजडम, जो कि 243 मीटर ऊंची होगी, ये जेपी गंगा पथ पटना मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह निम्न में से किनकी प्रतिमा होगी, जो कि हाल ही में खबरों का विषय रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सिवान जिले में जिरादेई एक स्थान था जहां पर इनका जन्म हुआ था, और जिरादेई ग्राम को महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। आपको बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद की स्टेच्यू ऑफ विजडम, जिसकी जो ऊंचाई है 243 मीटर ऊंची होगी, और जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव पटना के किनारे ये स्थापित की जाएगी, और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और यह फैसला अभी हाल ही में पटना नगर निगम की बैठक में लिया गया है। और यह प्रतिमा की बात करें, जो हम यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, तो आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं इस बात से कि जो प्रतिमा गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, वो है 182 मीटर, और इस स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से भी ये 61 मीटर ऊंचा होगा स्टेच्यू ऑफ विजडम, जो कि राजेंद्र प्रसाद की होगी। तो 61 मीटर ये बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस हो जाता है। तो ये समझिएगा, ये बिहार में बनना है, कहां पर, तो जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव पटना। राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही तो 1923 में पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने थे, जिनका हाल ही में 100 वर्ष पूरा हुआ है, और इसी को ध्यान रखते हुए पटना नगर निगम के द्वारा अभी ऐसी घोषणा हुई है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म को लेकर आपको बता दूं कि जिरादेई सिवान में 3 दिसंबर 1884 को उनका जन्म हुआ था। 28 फरवरी 1963 को उनकी मृत्यु हुई थी, और उनका समाधि स्थल पटना में ही है, जिसे कि महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है। और जिरादेई को महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थल का अगर संबोधित किया था, वो पॉइंट यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। अच्छा, यहाँ पर अब एक सवाल आता है, पटना नगर निगम की बात हुई है, तो पटना नगर निगम को रिलेट करते हुए राजेंद्र प्रसाद की जानकारी हमने तो आपको दिया ही, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन रिसेंटली भारत का पहला नगर निगम कौन बना है जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाया है, तो वो नगर निगम है पटना नगर निगम। ये चीजें आपको हमने डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में दिया है, आप ध्यान रखेंगे, क्लासेस को रेगुलर फॉलो कीजिए। पीडीएफ फाइल को आप लोग डाउनलोड करके इसका प्रिपरेशन जरूर कीजिए। पीडीएफ फाइल आपको निरंतरता के साथ एप्लीकेशन पे मिलती है, आप वहां पर कोई कोर्स में जाकर के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे महाप्रयाण घाट की, जो कि राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम है, जो कि पटना में है। हालांकि भारत के जो अन्य महापुरुष हैं, या फिर कह सकते हैं जो प्रमुख महापुरुष हुए, जिनके भारतीय राजनीति में काफी योगदान रहा, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने में इनका एक अतुलनीय योगदान रहा है। तो वैसे में हमने देखा कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो इसको लेकर हमने कंप्लीट एक चार्ट ही तैयार कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न जो कह सकते हैं महापुरुष हुए हैं, तो उनमें जो चर्चित नाम है, उनमें जो उनका संबंधित जो स्थल है, खास करके समाधि स्थल, राजघाट महात्मा गांधी, चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर, वीर भूमि राजीव गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, अभय घाट मोरारजी देसाई, और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, साथ साथ महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद, ये संबंधित है इनके समाधि स्थल, जो कि आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला 14वां प्रश्न है कि हाल ही में 30 जनवरी 2024 को गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि गांधी जी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो सारे विकल्पों को चलिए पहले हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। देखिए ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दूसरा पॉइंट है 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था, ये भी सही है। अगला पॉइंट है चंपारण आने का न्योता उन्हें जयप्रकाश नारायण ने दिया था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि चंपारण आने का जो न्योता था उन्हें राजकुमार शुक्ल ने दिया था, जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का। चंपारण की दुर्दशा को कह सकते हैं महात्मा गांधी को इन्होंने बताया था, किसने, तो राजकुमार शुक्ल ने। उसके बाद गांधी जी यहाँ पर चंपारण का दौरा किए थे। जिस प्रकार से नीले किसान यहाँ पर परेशान थे, जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, जो तिनकठिया प्रथा प्रचलित थी, उससे यहाँ के किसानों की जो स्थिति थी वो दिन व दिन दयनीय होती जा रही थी। तो उसी के बाद यहाँ पर गांधी जी विजिट किए थे, और यहीं पर पहला सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह।
अब देखिए अगला पॉइंट है, रसोइया बतख मियाँ ने गांधी जी को जहर पीने से बचाया था। तो ये भी कथन हमारा सत्य है और ये वाला रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में आपका पूछा गया है। यही वाला पॉइंट विकल्प नंबर डी वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा जो होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि ये वाला जो कथन है ये असत्य है और हमें असत्य की ही पहचान करना था। ठीक है, ये तमाम चीजें ध्यान रखिए। विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था ब्रिटिश भारत में, अगर हम देखें तो ये भारत में गांधी जी के नेतृत्व का ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो कहाँ हुआ था, बिहार में चंपारण में। यह एक किसान विद्रोह था। एक कैटेगरी ध्यान रखेंगे जिसे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन का जो सही क्रम है। अच्छा, ये एक बार आपके एग्जाम में इस तरह का पूछा गया है। मैंने तो एक बार देखा है, लेकिन ये हो सकता है कई बार रिपीट हुए होंगे कि जो आंदोलन का जो सही क्रम है वो क्या है। तो उनमें जो कुछ प्रमुख है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले चंपारण सत्याग्रह, उस बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर खेड़ा, फिर असहयोग। तो ये जो सीक्वेंस है वो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, महात्मा गांधी की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वो कहाँ पर है पूरी दुनिया में? तो ये गांधी मैदान में कांसे से निर्मित जो प्रतिमा आप लोग देखते हैं विश्व कुमार के आगे में गांधी मैदान में पटना में, ये महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा है पृथ्वी पर। अगला पॉइंट है कि हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई। जयंती की बात करें तो 154वीं, और पुण्यतिथि की बात करें तो अभी 30 जनवरी को 76वीं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी, हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी जो हम आपको जानकारी दे रहे थे कि ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि आप यहाँ पर तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। ये एक रियल तस्वीर है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी को आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये दूसरे वाले इमेज में भी महात्मा गांधी की पिक्चर को आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जो तस्वीरें ली गई थी, ये वही सारी तस्वीरें हैं। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम सवाल पे, जो हम वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोले थे कि इनसे संबंधित हम आपको एक सवाल पूछेंगे। तो ये रहा सवाल कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है कि पहली बार बिहार के इतिहास में वो मुख्यमंत्री कौन हुए जिन्होंने शराबबंदी लागू किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे और इनसे संबंधित जो भी चीजें आपको याद है आप लोग जरूर लिखिएगा। वो मुख्यमंत्री कौन हुए, नाम क्या है उनका, और शराबबंदी कब लागू हुई, कितने दिन चली, वो चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो वो सारी चीजें लिखना है, उनका नाम क्या है, कब बंदी हुआ था, कितना दिन चला। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे लिखिए। और वीडियो का लाइक का जो टारगेट है आपको मालूम होना चाहिए, 1000 का हमने टारगेट दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक करेंगे। अन्यथा अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो प्लीज डिसलाइक करके हमें जरूर बताएं कि सर हमें आपका वीडियो पसंद नहीं आया, या फिर जो भी चीजें लिखना चाहते हैं जरूर लिखिएगा हम, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।